हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज के इस सेशंस में हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस का। ठीक है। एक आपको बना करके पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन टफ पूछे गए थे, लेकिन वो फर्स्ट बार एग्जाम था। सेकेंड टाइम जब स्पेशल एग्जाम हुआ था तो हमें लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस काफी आसान पूछे गए थे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसमें उतना हम डेप्थ में जाएंगे नहीं, इसमें उतना हम ये नहीं करेंगे कि डेप्थ में जाना है। बेसिक सा क्वेश्चन जितना है वो हम इसमें बताएंगे, क्योंकि मेन जो वहाँ पे डिस्क्राइब काफी चीजें कर दिए थे, वही इसको यूज अगर करेंगे, उस वीडियो को अगर सारे लोग देख लिए हैं तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे उतना ज्यादा देखने की आवश्यकता होगा। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आप खुद ही देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिक सा, Which of the following is not benefit of industrial automation। अब बताओ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपको हम पढ़ाए हैं, वहां पे एडवांटेज बताए हैं, डिसएडवांटेज बताए हैं, एप्लीकेशंस बताए हैं। तो नोट बेनिफिट कहने का मतलब क्या होता है? तो नोट बेनिफिट का कहने का बस एक ही मतलब होता है कि ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है उस इनमें से कौन जिसके वो बेनिफिट यानी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है ना, नोट बेनिफिट। रिड्यूस ह्यूमन एरर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जब आया तो क्या ह्यूमन एरर रिड्यूस हुआ? इंक्रीज प्रोडक्शन रेट, हायर लेबर कॉस्ट और इनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी। अब आपको बताना है कि इसमें से सोचना है कि इनमें से कौन ऐसा चीज है जो मतलब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए अच्छा नहीं है। क्या हो सकता है वैसा, बताओ। तो इसमें एक ही चीज है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जब आया तो लेबर कॉस्ट जो है वो कम गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मशीनरी यूज हुआ। अब मशीन जब यूज हुआ तो ह्यूमन एयर बहुत कम गया, बहुत कम। क्योंकि जो लोग मैनुअल डेटा एंट्री या कोई कुछ काम करते हैं, काउंटिंग है या प्रोडक्शन है, हर क्षेत्र में क्या हुआ कि लेबर कॉस्ट को कम कर दिया गया। क्यों? कि बहुत लोग को हटा दिया गया, क्योंकि मैक्सिमम मशीन ही काम कर रहा है। ठीक है। और जब ये आया तो ह्यूमन एरर कम हुआ तो इस प्रोडक्शन स्पीड जो है वो काफी इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। ठीक है। और एक चीज और हुआ यहाँ पे, तो मशीनरी आने से प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज कर गया, यानी इनहांस कर गया। ये सब क्या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के एडवांटेज है। लेकिन इसमें एक जो है हायर लेबर कॉस्ट, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज की ओर चलेगा, या फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये भी हम बोल सकते हैं कि लेबर कॉस्ट होना चाहिए ज्यादा। तो ये जो चीजें है थोड़ा सा डिसएडवांटेज के रूप में हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है ना, जिसमें हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये आ गया आपका सी आंसर। चलिए आगे, और दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम। अब बताओ, उसमें डेटा एक्विजिशन सिस्टम में हम तीन चीज बताए थे। पहला स्टोरिंग बताए थे, याद हो अगर आपको तो। दूसरा वहां पे प्रोसेसिंग बताए थे, हम बताए थे। ये सब फंक्शन याद रखना वहां पे। ठीक है। तीसरा विजुअलाइजेशंस बताए थे। चौथा और एक चीज और वहां पे बताए थे, एक्वायरिंग बताए थे। ठीक है ना, ये सब चीजें वहां पे हम बताए थे। अब इसमें है कि इसमें से डेटा एक्विजिशन जब होता है इसमें कौन सा मेथड हम नहीं, वो सब ऑप्शन यहाँ तो नहीं है। ठीक है, इनमें से कॉमन मेथड नहीं है। तो अब बताइए, यहाँ से क्वेश्चन आपको डीएएस का ब्लॉक डायग्राम हम पढ़ाए हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या ब्लॉक डायग्राम में एडीसी कन्वर्जन हम लगाए थे कहीं पे? सर आप तो लगाए थे। सेंसर कैलिब्रेशन होता ही है सर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होता है सर। ये मैनुअल डेटा एंट्री, हम लोगों के द्वारा जो डेटा एंट्री है ना, ये नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया है कि हम डेटा एंट्री नहीं करते, इसके जगह पे कंप्यूटर लगाया जाता है, वो डेटा एंट्री करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका सी जो है ये एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम का मेथड नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये कॉमन मेथड नहीं है। ठीक है, चलिए सी इसका सही होगा। आगे, पीएलसी इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूज। अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी क्यों यूज किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पीएलसी का एक ही चीज होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो यानी यहां से एक ही चीज चल रहा है कि कंट्रोलिंग का तो काम करेगा। ठीक है, तो मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस नो, फाइनेंशियल नहीं, प्रोवाइडिंग कस्टमर रिपोर्ट नहीं। एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, जो है कि कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग
इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी का ये काम है कि किसी चीज को कंट्रोलिंग करेगा, मॉनिटरिंग करेगा कि क्या प्रोसेस वहां पे क्या हो रहा है। पीएलसी में बहुत सारा हार्डवेयर वहां पे डिवाइसेस आपको हम बताए हैं, क्या क्या इसमें लगे होते हैं वो बताए हैं, सीपीयू इसका मेन हार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे है, which component of industrial automation system is responsible for connecting different devices and managing data communication। कहने का मतलब है कि अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कौन सा कंपोनेंट को हम लोग लगाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर कनेक्टिंग, किसके लिए, फॉर कनेक्टिंग द डिफरेंट डिवाइसेस एंड मैनेज डेटा कम्युनिकेशन, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि इसी के द्वारा तो सारा कुछ किया जाता है। स्कैडा पीएलसी या ये अगला बार याद रखना, एचएमआई क्या होता है, फुल पर ह्यूमन मशीन इंटरफेस पूछा जाएगा, वीवीआई है, ठीक है ना, स्कैडा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ठीक है, पीएलसी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ये सब चीजें ध्यान में रखा करो, ये सब का फुल फॉर्म, ठीक है ना, क्या आप कहाँ पूछ लिया जाएगा कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका होता है, क्योंकि इस जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा वही तो सारे डिवाइस में कनेक्टिंग करेगा ना, जो डेटा को कम्युनिकेट करने का काम करेगा यही तो करेगा ना, कोई और थोड़ी ना कर सकता है। और बाकी तो स्कैडा एचएमआई पीएलसी में डिफरेंस बताई है, पढ़ लेना उसमें जा करके। ठीक है, पांचवा, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये थर्ड सेमेस्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बार बार बोले थे कि थर्ड सेमेस्टर रिविजन कर लेना, आई होप अगर आप लोग कर लिए हो एक्यूरेसी प्रिसिशन वगैरह, वो क्वेश्चन आता ही आता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इन अ मेजरमेंट रेफर्स टू, यानी कोई भी सिस्टम में एक्यूरेसी अगर होता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि अगर मेरा एक्यूरेसी कब होगा कि अगर किसी सब्जेक्ट में अगर सॉरी किसी सब्जेक्ट का फुल मार्क्स 50 है, हम 30 ला रहे हैं, 31, 32, 29, ये सब क्या है, मेरा एक्यूरेसी है, कि यानी रिपीटेड नंबर हम प्राप्त कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि एक बार हम 40 ले आए एक बार 20 लाए, ये कंसिस्टेंसी नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब जो चीजें हम कर रहे हैं या फिर जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो रिपीटेड मिलता रहे, तो यहाँ पे ये क्या, कंसिस्टेंसी इज द इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, यानी रिपीटेड मेजरमेंट का बार बार जब हम मेजरमेंट करेंगे तो रिजल्टेंट सही आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि इस डिवाइस का, इस सिस्टम का कंसिस्टेंसी काफी बेहतर है, हर बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना। दूसरा है रेजुलेशन से क्वेश्चन, ये भी कहां से आया, थर्ड सेमेस्टर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब थर्ड सेमेस्टर से आया है ये क्वेश्चन, तो अब बताओ, तो थर्ड सेमेस्टर तो हम नहीं पढ़ाने लगे ना मेजरमेंट यहाँ पे, अब मेजरमेंट सिस्टम दिया गया तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम बार बार इस चीज को बोले थे। रेजुलेशन का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट चेंज, ये जो स्मॉलेस्ट चेंज है ना, ये वर्ड याद रखना, रेजुलेशन में स्मॉलेस्ट चेंज याद रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, इनपुट देन बी डिटेक्टेड, डिटेक्टेड मतलब क्या होगा, आउटपुट हो गया। देखो वर्ड कैसे चेंज होता है ये देखो यहाँ से, डिटेक्टेड यानी डिटेक्ट कहाँ पे होता है, आउटपुट पे होता है, तो आउटपुट और इनपुट के बीच में अगर स्मॉलेस्ट चेंज होता है तो उसे हम रेजुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये पढ़े भी होंगे आप लोग, बेसिक है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग सिस्टम पैरामीटर फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, यानी प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक, ये जो वर्ड है यहाँ पे ध्यान रखना, ऑटोमेटिक कब होता है, कोई भी अगर हम ये डिवाइस लगाए हैं यहाँ पे, कोई ये इनपुट है या आउटपुट है, मान लिया कोई भी सिस्टम है, ये आउटपुट है, अब बताओ ये ऑटोमेटिक कब काम करेगा, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, फीडबैक सिस्टम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, फीडबैक सिस्टम। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल फीडबैक में वो भी है कि इनपुटों भी हटा देंगे, ये रिमूव कर देंगे तो भी काम करते रहता है, तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लगा दो, ये ऑटोमेटिक काम करते रहेगा। और समझ में कितना बेसिक सा क्वेश्चन, ये पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है, नोट्स में भी नहीं मिलेगा ये सब चीजें, क्योंकि ये बेसिक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है ये क्या बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। आगे है, आगे पीआईडी स्टैंड्स फॉर, क्या मतलब है ये क्वेश्चंस का बताने का मतलब, पी फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, कहाँ पे प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, यानी बी आंसर, इसलिए फुल फॉर्म बोलते हैं कि एचएमआई का फुल फॉर्म, एस्काडा का फुल फॉर्म याद कर लेना,
पीएलसी का फुल फॉर्म याद कर लेना, और क्या बताते हैं, सीएनसी का फुल फॉर्म याद करना, आरएलएल का फुल फॉर्म याद कर लेना, सीपीयू का फुल फॉर्म याद कर लेना। ये सब जितना भी हम नोट्स में लिखाए हैं फुल फॉर्म, हर चीज का याद रखना, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको काम आएंगे आएंगे, ठीक है। और एक पर ग्राफिक यूजर इंटरफेस जीयूआई अभी बताया था कुछ देर पहले, ये सब चीजें याद रखना, फुल फॉर्म पूछा जाएगा डायरेक्ट, अगर ये ना बना पाओ तो एक नंबर ऐसे ही कम जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया एम्बेडेड सिस्टम से है, एम्बेडेड सिस्टम, ये चीजें हम बताए हुए हैं कि मेकिंग डिसीजन बेस्ड कंडीशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो ब्रांचिंग कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन में होता है। सी है सही आंसर। एम्बेडेड सिस्टम का कुछ पार्ट जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूनिट 2 में लग कॉपी पेस्ट किया है, क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन कर दिया है, उसी से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आगे ब्रांचिंग ऑपरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग और यूज्ड टू, ये भी एम्बेडेड सिस्टम से है, देख लो, ठीक है। ये भी हम बताए हैं कि अगर कोई भी ब्रांचिंग ऑपरेशन प्रोग्रामिंग में यूज हो रहा है तो हम लोग यूज करने का मतलब, अगर हम लोग कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही है, तो एग्जीक्यूट डिफरेंस इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑफ द कंडीशन, और कंडीशन क्या हो सकता है, जो ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, कंडीशन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर ब्रांचिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे बेस्ड ऑफ कंडीशन पे डिपेंड करे कंडीशन क्या कैसा कह रहा है, कौन किसके ग्रेटर देन कर रहा है, कौन स्मॉलर देन कर रहा है, कौन सा ऑपरेटर का यूज कर रहा है, कोई भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ये दो क्वेश्चन एम्बेडेड सिस्टम से डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद रेशियो कंट्रोलर की बात की थी, रेशियो कंट्रोल किसके लिए हो जाता है, एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए, वन वेरिएबल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ हाउ मेनी ओनली वन वेरिएबल, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, हाँ एक वेरिएबल के लिए होता है, लेकिन केवल एक ही वेरिएबल के लिए प्रोसेस होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। टू और मोर वेरिएबल नीड टू बी कंट्रोल सिमिल्टेनियसली, एक साथ करने के लिए कर सकते हैं, हाँ एकदम कर सकते हैं। द प्रोसेस इज इनहेरेंटली स्टेबल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों है तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ऑटोमेटिक कंट्रोल इन्वॉल्व, अब ऑटोमेटिक कंट्रोल किसी भी सिस्टम में है, अब ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या होता है, मैनुअल नहीं, मैनुअल तो हो ही नहीं सकता, टर्निंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग विदाउट एनी कंट्रोल सिस्टम नहीं, यानी कोई भी ऑटोमेटिक कंट्रोल अगर हम बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट ऑफ द सिस्टम पैरामीटर बाय कंट्रोलर, यानी उसका कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट जो है वो किसके द्वारा, उस पैरामीटर का पूरा डिपेंड किस पे करेगा, उस सिस्टम के कंट्रोलर पे डिपेंड करेगा, तभी तो हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑटोमेटिक कंट्रोलर खुद से काम कर रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे जितना भी मशीन जैसे कार वगैरह बनता है तो उसमें क्या ह्यूमन काम थोड़ी ना करता है, वो सारा एडजस्ट कर दिया जाता है कि कंटिन्यूअस कंटिन्यू, कि पहला क्या लगेगा, चक्का लगेगा, पहला ये लगेगा, ऊपर पे शीशा लगेगा, और सब मशीन के द्वारा, रोबोट के द्वारा सारा काम होता है अब, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों में जाएंगे तो ऐसा ही डिजाइन होता है, आप लोग भी कभी रील वगैरह देखते होंगे तो ये सब चीजें मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है कि इन पीएलसी सिस्टम व्हाट डज टर्म आयो, इस आयो का मतलब बहुत और बताए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट कहाँ गया, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट होता है, यानी ये आंसर सही हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन बताने लायक है, अभी तक तो एक भी क्वेश्चन 13 में टफ नहीं लगा है हमको, ठीक है। व्हाट डज आरएलएल रिप्रेजेंट द कंटेक्स्ट ऑफ द पीएलसी प्रोग्रामिंग, यानी पीएलसी प्रोग्रामिंग में आरएलएल का क्या होता है, तो रिले लैडर लॉजिक, ये ऑप्शन में देखो, रैपिड लूपिंग लैंग्वेज नहीं, रैंडम लॉजिक लेआउट नहीं, ऑल ऑफ दी झोंक नहीं। अब ये एक नया वर्ड यहाँ पे आया है, ये एक नया वर्ड आया है, अगर ध्यान से देखो, ये नया वर्ड क्या है, रिले लॉजिक लैंग्वेज, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना। अब इसका मतलब क्या था, आर एल एल हुआ, हम जो आप लोग को पढ़ा है आर आर एल, सॉरी आर एल एल, वो क्या पता है, रिले लैडर लॉजिक। अब यह है रिले लॉजिक लैंग्वेज, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया किसके आधार से, पीएलसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा बी ही सही होना है, ठीक है, बी ही सही होना है, ठीक है। ऐसे रिले लैडर लॉजिक रहता तो हम इतना बताने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम बता देते हैं। आगे क्वेश्चन है कि द पीएलसी सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, अब प्रोसेसिंग करने के लिए पीएलसी में क्या लगता है, सीपीयू लगता है, और सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्या बताने की कोई जरूरत है, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, तुम सोच नहीं सकते हो कितना भी बेसिक होता है सर, भले पीएलसी सिस्टम लगा है लेकिन कोई भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पीएलसी सिस्टम में नहीं, कंप्यूटर सिस्टम में नहीं, कहीं भी क्या हम बात कर रहे हैं, जो भी अगर जहां पे सीपीयू यूज हो रहा है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोसेसिंग को वही काम करना है, उसी को करना है, तो पीएलसी सिस्टम ही प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा, तो सीपीयू ही करेगा, इसलिए 15 का आपका वही सही होगा।
आगे है RLL इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, RLL जो हम लोग यूज करते हैं रिले लैडर लॉजिक, इसका जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन के लिए नहीं, हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए, इसको कम्युनिकेशंस के लिए हम बोल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यही होता, बाकी ये क्वेश्चन सब देख लेना। इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हम लोग नहीं करते हैं, हाँ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए भी नहीं करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए तो होता नहीं है। डी ही, चलो ठीक है, डी ही मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है चलो आगे, मेन एडवांटेज ऑफ सीएनसी। अब सीएनसी मशीन का एडवांटेज क्या है? दे हैव लिमिटेड प्रिसीजन, नो। दे कैन बी इजिली ऑपरेटेड विदाउट ट्रेनिंग, नो। दे ऑफर हाई एक्यूरेसी एंड ऑटोमेशन, यस गुड। यानी सीएनसी मशीन का एडवांटेज है कि उसके पास एक्यूरेसी काफी बेहतरीन होता है, ऑटोमेशन तो है ही, ऑटोमेटिक काम करता ही है। दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। वेरिएबल स्पीड ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव अगर आप लोग सिलेबस में पढ़े होंगे तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव को से एनर्जी को सेव करने के लिए मोटर में यूज किया जाता है, स्पीड ऑफ मोटर टू सेव एनर्जी। ठीक है, यानी इसका आंसर ए होना है, ये भी नो, ये भी नहीं होगा। चलो, न्यूमेटिक सिस्टम कॉमनली फाउंडेड इन द एप्लीकेशंस वेयर, वेयर में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, ये वेयर लिखा हुआ। हाईली प्रिसीजन रिक्वायर्ड, नो। हाईली लिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड, यानी बी आंसर सही है। बी हाईली लिफ्टिंग रिक्वायर्ड तो होता है, हाईली प्रिसीजन रिक्वायर्ड, इसको देख सकते हैं हम लोग, बोथ ए एंड बी भी जा सकता है, लेकिन बी की ओर जा सकते हो। किसी को लगता है तो इस क्वेश्चन को हम 100% नहीं बता सकते हैं क्या आंसर सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बी इज द करेक्ट आंसर। लिफ्टिंग रिक्वायर्ड होता है, प्रिसीजन के प्रिसीजन का मतलब होता है कि ये जो रिजल्ट दे रहा है वो रिजल्ट ना दे करके कोई और रिजल्ट जो दे, देखो एक्यूरेसी प्रिसीजन में जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ये है, थोड़ा सा ये देखो, ये एक्यूरेसी होता है, ठीक है, यहाँ पे मेरा गोल है, मतलब कहें कि निशाना है या गोल इसी पे था, और प्रिसीजन का मतलब क्या है कि निशाना यहाँ पे है लेकिन हम रिजल्ट कहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे। ये जो प्रिसीजन होता है कि यहाँ भी कंसिस्टेंसी है कि जहाँ होना चाहिए वहां नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी वहां है कि जहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रिसीजन होता है, तो हमें चाहिए अगर 15 वोल्ट आउटपुट पे, तो हमारा 15 वोल्ट अगर ना मिल करके 11.5 मिले, 10.9 मिले, या फिर मतलब कहने का मतलब है कि 10.1 मिले या 10.2 मिले या 9.9 मिले, इस तरीका से ये रिजल्ट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसका भी कंसिस्टेंसी है। लेकिन यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे मिले 14.9, यहाँ पे मिले 14.8, तो ये क्या, ये मेरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये भी कंसिस्टेंसी है, यहाँ भी कंसिस्टेंसी है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट के कोरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे रिजल्ट कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो इसलिए प्रिसीजन मेरे अकॉर्डिंग से नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें हम कैसे बताएं, बी ही मेरे अनुसार सही है कि हेवी लिफ्टिंग रिक्वायर्ड हो वहीं पे इसका यूज होता है। चलो, क्योंकि एप्लीकेशन भी पूछ रहा है। ठीक है, आगे है हाइड्रोलिक सिस्टम यूटिलाइज, हाइड्रोलिक कहीं भी मिले तो ऑप्शन है, पहले देखो कि कहीं पे फ्लूइड लिखा है तो एयर है, तो एयर है तो ये तो न्यूमेटिक होगा, तो ये होना नहीं है, फला गलत होगा। फ्लूइड है, सही होगा। अब नहीं, नहीं, यानी बी आंसर सही है। बी में क्या है, फ्लूइड प्रोसेसर टू ट्रांजिट पावर एंड कंट्रोल, हाँ सही है। ठीक है, तो देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें लगा कि इसमें अगर हम लोग बात करना चाहें तो 20 में 18 या 19 कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक, आउट ऑफ सिलेबस भी कोई नहीं था यहाँ पे। पहला एग्जाम में तो हमें देखने को मिला कुछ इधर उधर का क्वेश्चन, कुछ टफेस्ट क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन 2 ईयर का हम मर्ज करें तो ओवर और मीडियम लेवल का आपका एग्जाम हम देख सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं, ज्यादा स्लो भी नहीं है, ज्यादा ये नहीं, मीडियम लेवल का। पहला बहुत थोड़ा टफ है और दूसरा थोड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन एवरेज ऑन एवरेज देखा जाए तो 15 प्लस एमसीक्यू हर लोग कर सकते हैं अगर अच्छे से आप पढ़े हैं तो। ठीक है, इन दोनों ईयर का हम क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिए, अब आपके डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कितना है, आप करते कितना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग आगे का वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहे, रिविजन ज्यादा से ज्यादा करें, और जितना रिविजन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।